अध्याय 11। हम टिल्ड जब रुद्र ने अपनी तलवार कौशल का प्रयोग शुरू किया तो एक नर्म हम सुनाई दी। जुओ यूनफेंग और लिंगी की आंखें चमक उठीं क्योंकि वे सुखद आश्चर्यचकित थे। रुद्र ने तब तलवार सिद्धांत बेई मिंग का अभ्यास किया जो लिंगी ने उसे एक समय में एक शैली में सिखाया था। जब उन्होंने पहली शैली देखी तो जुओ यूनफेंग और लिंगी के चेहरे पर सामान्य भाव थे। जब उन्होंने दूसरी और तीसरी शैली देखी तो वे नाराज हो गए। जब वह चौथी, पांचवीं और अन्य परवर्ती शैलियों पर पहुंचे तो उनकी नाराजगी और गहरी हो गई। जब तलवार सिद्धांत बेई मिंग की सभी 9 शैलियां रुद्र द्वारा डाली गईं तो जुओ यूनफेंग और लिंगी के चेहरे पर अब कोई पूर्वानुमान नहीं था। उनके चेहरे काले पड़ गए थे। पिताजी, अंकल लिंगी, मैंने अभ्यास पूरा कर लिया है। रुद्र जुओ यूफेंग के पास गया और लिंगी को तलवार लौटा दी। जुओ यूनफेंग ने रुद्र को तेजी से देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, वुशुंग, मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुम तलवार चलाने के कौशल को समझते हो जो अंकल लिंगी ने तुम्हें दिखाए थे। हाँ, मैंने किया, रुद्र ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। बकवास, तुमने तलवार चलाने के इस हुनर का सिर्फ रूप दिखाया। इसमें कोई सार या जटिलता नहीं थी। और तुम कहते हो कि तुमने समझ लिया। जब तक व्यक्ति मूर्ख नहीं है, कोई भी इन 9 शैलियों में रूप दिखा सकता है। तलवार चलाने के लिए तुम्हारे पास यही प्रतिभा है। जुओ यूनफेंग ने अपनी आंखों में जलते हुए गुस्से के साथ रुद्र को देखा। रुद्र ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। लिंगी, जो एक तरफ खड़ा था, बोला, भाई यूनफेंग, कृपया अपने बेटे को दोष मत दो। यह मेरी गलती हो सकती है क्योंकि मुझे इस छोटे बच्चे का परीक्षण करने के लिए तलवार सिद्धांत बेई मिंग का उपयोग नहीं करना चाहिए था। भाई लिंगी, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपने वही किया जो आप कर सकते थे। तलवार सिद्धांत बेई मिंग तलवार सिद्धांत में उनकी प्रतिभा का परीक्षण करने का एक अच्छा तरीका है। ये सिर्फ इतना है कि यह छोटा सा बहुत निराशाजनक है, जुओ यूनफेंग ने कहा। लिंगी ने ये सुना और अपना सिर हिलाया। दरअसल, वह रुद्र को तलवार सिद्धांत के बारे में जानने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। तलवार सिद्धांत बेई मिंग रुद्र की प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए सबसे उपयुक्त तलवार सिद्धांत था। परिणाम, रुद्र निराशाजनक था। जब उन्होंने देखा कि रुद्र कितना आत्मविश्वासी था और सोचा कि रुद्र कितना प्रसिद्ध था, तो उन्होंने सोचा कि रुद्र 20, 30 या 40% सार को समझने और प्रदर्शित करने में सक्षम होगा। परिणाम, जब रुद्र ने ड्रिल की तो उसमें कोई सार नहीं था। इसमें रूप तो था परंतु सार नहीं था। इस स्तर पर यह उन अपेक्षाओं से मेल नहीं खाता था जो उन्होंने रुद्र के लिए की थी, ये देखते हुए कि वह कितना प्रसिद्ध था। तलवार सिद्धांत में बेजोड़, मैंने सुना है कि ताओवादी पुजारी जुवान शेन ने ही उसे यह नाम दिया था। जिस दिन वह पैदा हुआ था, उस दिन आसमान से एक दिव्य तलवार भी गिरी थी। ऐसा लग रहा था कि लोगों ने उसके बारे में जो बातें कहीं, वे झूठी थीं और जिस ताओवादी पुजारी जुवान शेन के बारे में हर कोई बात करता था, वह शायद नकली था। तलवार सिद्धांत में उसकी प्रतिभा असाधारण नहीं है। इसके विपरीत, ये बेहद साधारण है। लिंगी भी निराश था। वह जानता था कि जुओ यूनफेंग ने उसे क्यों आमंत्रित किया था। वह अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तलवार सिद्धांत के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को पढ़ाने के लिए भी उत्सुक था। अंत में, ऐसा होने वाला नहीं था। बेटे, जाओ और फिर से तलवार चलाने का अभ्यास करो। अगर अभी भी तुम्हारी कसरत में कोई सार नहीं है, तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। जुओ यूनफेंग चिल्लाया। रुद्र ने शांति से कहा, मैंने पहले ही तुम्हें तलवार चलाने का हुनर दिखा दिया है। अगर मैं इसे फिर से भी करूं, तो भी यह वैसा ही होगा। हरामी, जुओ यूनफेंग क्रोधित थे। लिंगी अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और बोला, भाई यूनफेंग, हो सकता है कि आपके बेटे ने यह नहीं देखा हो कि तलवार चलाने के असली हुनर का क्या मतलब है और वह तलवार चलाने के सिद्धांत का असली सार नहीं समझ सकता। उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्यों न हो, हम चीज़ों को वैसे ही रहने दे जैसे वे हैं। हम उसे कुछ ऐसे साधक ढूंढ सकते हैं जो तलवार चलाने के सिद्धांत में माहिर हों और जो उसे बुनियादी बातें सिखा सकें। मैं कुछ समय बाद फिर से आऊँगा और आपसे मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, भाई लिंगी, जुओ यूनफेंग ने कहा। कोई बात नहीं, इसके साथ ही मैं विदा लेता हूँ। लिंगी मुड़ी और चली गई। मैं तुम्हें भेज दूंगा, भाई लिंगी, जुओ यूफेंग ने खड़े होकर कहा। रुद्र प्रशिक्षण मैदान के बीच में ही रहा। उसने लिंगी के पीछे से देखने पर अपना सिर हिलाया। लगता है कि मैंने उसका बहुत ज्यादा अनुमान लगा लिया था।
निरपेक्ष आरंभिक दिव्य दुनिया के एक शीर्ष अराजक क्षेत्र विशेषज्ञ और अंजीयू प्रांत में तलवार सिद्धांत की समझ में शीर्ष 30 में से एक के रूप में, मैंने सोचा कि वह कम से कम तलवार सिद्धांत क्षेत्र में एक नौसिखिया होगा। उसे उन 9 शैलियों का असली सार देखना चाहिए था जिनका मैंने अभी अभ्यास किया था। परिणाम। रुद्र कड़वाहट से मुस्कुराया। वास्तव में ऐसा नहीं था कि रुद्र ने जो अभ्यास किया था उसमें कोई सार नहीं था। इसके विपरीत उसने अत्यंत जटिल, पेचीदा 9 शैलियों को सरल, साधारण तलवार के झटकों में बदल दिया था। हालांकि ये साधारण 9 शैलियां बहुत शक्तिशाली थीं। यह अफसोस की बात थी कि जुओ यूफेंग और लिंगी इसे नहीं देख सके। भले ही जुओ यूफेंग एक अर्धचरणीय दिव्य दानव था, लेकिन उसकी विशेषज्ञता दुश्मनों को हराने के लिए अपनी मुट्ठी का उपयोग करने में थी। उसकी विशेषज्ञता तलवार सिद्धांत में नहीं थी, इसलिए ये सामान्य था कि वह रुद्र द्वारा की गई 9 चालों को नहीं देख पाया। लिंगी भी अपने अभ्यास को पूरी तरह से समझ नहीं सका। रुद्र को अब पता चल गया था कि लिंगी ने अभी तक सच्चे तलवार सिद्धांत क्षेत्र में कदम नहीं रखा था। यदि वह तलवार सिद्धांत क्षेत्र में होता तो वह निश्चित रूप से रुद्र के अभ्यास से देख सकता था कि 9 शैलियां कितनी असाधारण थीं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अभी तक तलवार सिद्धांत क्षेत्र में कदम नहीं रखा है, वह मुझे निर्देश देना चाहता है, जो पहले से ही प्रारंभिक सफलता तक पहुंच चुका है और तलवार सिद्धांत में गहन क्षेत्र के करीब है। रुद्र को अजीब लगा। जुओ यूनफेंग जल्द ही प्रशिक्षण मैदान में लौट आया। तुम बदमाश, तुमने आज वास्तव में मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। जुओ यूनफेंग नजर आने से पहले गुस्से में दहाड़ा। रुद्र ने अपने कंधे उचका दिए। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। जुओ यूनफेंग रुद्र के पीछे दिखाई दिए। बच्चा, आज से लेकर अगले 3 दिनों तक तुम अपने कमरे में ही रहोगे और बाहर नहीं जाओगे। अंदर रहो और अपने किए पर विचार करो। जुओ यूनफेंग ने रुद्र को घूर कर देखा। हालांकि वह अपनी आंखों में गुस्से के साथ उसे डांट रहा था, लेकिन वह उसे कठोर सजा नहीं दे रहा था। जुओ यूनफेंग एक ऐसा व्यक्ति था जो आपसे कठोरता से बात करता था, लेकिन फिर भी आपसे पहले से कहीं अधिक प्यार करता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह रुद्र को डांटने और मारने वाला था। वास्तव में रुद्र के जन्म के बाद से 8 सालों में उसने उसे पहले कभी सजा नहीं दी थी। यद्यपि जुओ यूफेंग को रुद्र में शर्मिंदगी और निराशा महसूस हुई, लेकिन वह जानता था कि तलवार चलाने की कला में प्रतिभा एक जन्मजात गुण है। इसलिए उन्होंने रुद्र से कहा कि वह अपने कमरे में जाकर विचार करें। रुद्र अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में ज़ैड बांस की पट्टियों पर लिखी विभिन्न प्रकार की पुस्तकों की खोज और अध्ययन में बिताता था। उसके लिए यह कोई सजा नहीं थी। हाँ, रुद्र ने आज्ञाकारी ढंग से अपने कमरे में वापस जाने से पहले जवाब दिया। अध्याय 12। भले ही जुओ यूफेंग रुद्र से निराश था और उसने तलवार सिद्धांत में रुद्र की प्रतिभा पर सवाल उठाया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उन्होंने रुद्र को पढ़ाने के लिए तलवार सिद्धांत में निपुण 4 विशेषज्ञों को आमंत्रित किया। रुद्र ने आज्ञाकारी ढंग से सहयोग किया। यहाँ तक कि लिंगी, जो पीक कैओटिक रियल्म में विशेषज्ञ था और अंजीयू प्रांत में तलवार सिद्धांत की अपनी समझ में शीर्ष 30 में स्थान रखता था, वह ये नहीं देख पाया कि रुद्र कितना कुशल था। कैओटिक रियल्म के ये साधारण विशेषज्ञ इसे कैसे समझ सकते थे? उन सभी ने सोचा कि रुद्र ने अभी अभी तलवार चलाना सीखना शुरू किया है। रुद्र इन विशेषज्ञों और जुओ यूनफेंग को यह दिखाकर मूर्ख बनाता था कि उसने हर बार कितना सुधार किया है। रुद्र शांतिपूर्वक रहा और उसने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। समय उड़ गया। पलक झपकते ही 2 साल बीत गए। रुद्र 10 साल का था। हर शताब्दी में मिस्टी रेन स्वॉर्ड पवेलियन शिष्यों की भर्ती करेगा। वुशुंग, यह आपके लिए एक शक्तिशाली विशेषज्ञ बनने का एक सही मौका है। मैंने पहले ही आपके लिए लिन परिवार के कुछ अन्य युवा शिष्यों के साथ भर्ती परीक्षा देने की व्यवस्था कर दी है, जुओ यूनफेंग ने कहा। धुंधली वर्षा तलवार मंडप। रुद्र ने अपनी नज़र उठाए। 10 वर्षों से अधिक समय से, जब से उसने परम आरंभिक दिव्य दुनिया में पुनर्जन्म लिया था, रुद्र उस क्षेत्र के बारे में अधिक जानने के लिए समाचार पढ़ता था जिसमें वह रह रहा था। रुद्र को मिस्टी रेन स्वॉर्ड पवेलियन के बारे में पता था। मिस्टी रेन स्वॉर्ड पवेलियन का निर्माण एक अत्यंत शक्तिशाली अराजक दिव्य दानव द्वारा किया गया था, जो 1 लाख साल पहले तलवार सिद्धांत में पारंगत था। शुरू में यह एक छोटा मंडप था। जब निर्माता ने एक नए शक्ति स्तर पर प्रवेश किया, तो मिस्टी रेन स्वॉर्ड पवेलियन भी एक शीर्ष स्तरीय कबीला बन गया जो अंजीयू प्रांत के आसपास स्थित था। यहाँ तक कि वुशा बैरन क्षेत्र में भी ये बहुत प्रसिद्ध था।
तलवार सिद्धांत का अभ्यास करने वाले किसी भी साधक के लिए, यदि वे वहां जाने का निर्णय लेते हैं तो मिस्टी रेन स्वॉर्ड पवेलियन निश्चित रूप से एक अच्छा विकल्प होगा। पिताजी, मैं मिस्टी रेन स्वॉर्ड पवेलियन नहीं जाना चाहता, रुद्र ने अपने पिता के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। रुद्र अब बस यहीं रहना और शांति से अपनी शक्ति वापस पाना चाहता था। जब वह आखिरकार अपने चरम पर वापस आ गया, तो वह बाहर निकल सकता था और अपनी पसंद के कबीले में शामिल हो सकता था। अगर वह किसी कबीले में शामिल भी होता, तो वह मिस्टी रेन स्वॉर्ड पवेलियन नहीं होता। ऐसा नहीं था कि रुद्र ने जानबूझकर मिस्टी रेन स्वॉर्ड पवेलियन को नीचा देखा था। एक बार जब उसे अपनी प्रमुख शक्ति वापस मिल जाती, तो वह एक अराजक दिव्य दानव बन जाता। इसके अलावा वह एक पूर्ण अराजक जीवन रूप था, इसलिए उसकी लड़ने की शक्ति आसानी से अराजक दिव्य दानवों में शीर्ष स्तर की होगी। मिस्टी रेन स्वॉर्ड पवेलियन में उसका मार्गदर्शन करने की क्षमता नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि वुशा बैरन क्षेत्र उनके लिए बहुत छोटा स्थान था। रुद्र ने पहले से ही अपने लिए योजना बना रखी थी। हालांकि जब जुओ यूनफेंग ने उसकी बातें सुनी, तो उसने रुद्र को घूरते हुए पूछा, बच्चा, तुमने क्या कहा? मैंने कहा, मैं मिस्टी रेन स्वॉर्ड पवेलियन में शामिल नहीं होने जा रहा हूं। रुद्र ने कहा, तू। जुओ यूनफेंग क्रोधित हो गया। उसने रुद्र की ओर इशारा किया और दहाड़ते हुए कहा, बेटे, क्या तुम जानते हो कि मिस्टी रेन पवेलियन कैसा है? वह स्थान एक कबीला है जो तलवार सिद्धांत के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है। अंदर कई विशेषज्ञ हैं। अराजक क्षेत्र और दिव्य दानव विशेषज्ञों की संख्या गाय के बालों की संख्या के बराबर है। यहाँ तक कि दिव्य दानव से भी उच्च क्षेत्र में एक विशेषज्ञ हो सकता है। ये तुम्हारे लिए सीखने का एक अच्छा अवसर है, और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम वहां नहीं जाओगे। वुशा बंज क्षेत्र में तलवार सिद्धांत के सभी प्रतिभाशाली लोग मिस्टी रेन स्वॉर्ड पवेलियन में साधना करने के लिए प्रवेश करना चाहते हैं। अब आपके पास ऐसा करने का मौका है। आप मुझसे कह रहे हैं कि आप नहीं जाएंगे। रुद्र ने सीधे तौर पर कहा, अन्य लोग वहां जाना चाहेंगे, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। कमीने, क्या तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो? जुओ यूनफेंग की आंखों में क्रोध जल रहा था। उसने जल्दी से अपने गुस्से को काबू में किया और फिर एक ईमानदार और गंभीर स्वर में कहा, वुशुंग, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये दुनिया उतनी शांत और शांतिपूर्ण नहीं है जितनी तुम सोचते हो। इसके विपरीत, परम आरंभिक दिव्य दुनिया खतरे से भरी हुई है। तुम सिर्फ 12 साल के हो सकता है कि तुम्हें अभी ऐसा महसूस न हो क्योंकि तुम जन्म से ही अपने माता पिता के साथ रहे हो। एक दिन हम तुम्हें छोड़ देंगे। उस समय सिर्फ तुम ही अपनी मदद और सुरक्षा कर पाओगे। ऐसा करने के लिए तुम्हें शक्ति की जरूरत होगी। शक्ति इस दुनिया में जीवित रहने की कुंजी है। आप जहां भी जाएंगे, लोग केवल शक्तिशाली लोगों का ही सम्मान करेंगे, ठीक तुम्हारी बड़ी बहन और भाई की तरह। वे इसे समझते हैं। यही कारण है कि तुम्हारी बहन ने 100 साल पहले, जब वह 14 साल की थी, घर छोड़ दिया और खेती करने के लिए एक कबीले में शामिल हो गई। वह कभी कभार वापस आ जाएगी। पिछली बार जब वह लगभग 20 साल पहले लौटी थी, तो वह पहले से ही अराजक क्षेत्र में थी। तुम अपनी बड़ी बहन से पहले कभी नहीं मिली हो, तो चलो तुम्हारे बड़े भाई जुओपेंग के बारे में बात करते हैं। तुम्हारे जन्म के तुरंत बाद वह मजबूत होने के लिए एक कबीले में शामिल हो गया ताकि वह भविष्य में खुद की रक्षा कर सके। जुओ यूनफेंग ने सोचा कि रुद्र युवा है और उसे यह नहीं पता कि दुनिया कितनी खतरनाक है। वह रुद्र को शिक्षित करने की कोशिश कर रहा था। रुद्र ने यह सुना और अवाक रह गया। इससे पहले कि जुओ यूनफेंग बोलना समाप्त कर पाता, रुद्र ने बीच में टोकते हुए कहा, पिताजी, मैं समझ गया कि आप क्या कह रहे हैं। हालांकि मैं वास्तव में मिस्टी रेन स्वॉर्ड पवेलियन नहीं जाना चाहता। मैं बस चुपचाप घर पर रहना चाहता हूँ। क्या यह उन 4 चाचाओं जैसा नहीं होगा जो मुझे हर दिन तलवार के सिद्धांत के बारे में सिखाते हैं? बेशक यह एक जैसा नहीं है। चारों चाचा केवल अराजक क्षेत्र में हैं। वे मिस्टी रेन स्वॉर्ड पवेलियन के विशेषज्ञों की तुलना में अपनी तलवार कौशल में कुशल नहीं हैं। पिताजी, आप चाहे जो भी कहें, मैं मिस्टी रेन स्वॉर्ड पवेलियन नहीं जाऊंगा, रुद्र ने अपने होठों को बंद करते हुए कहा। कितना विद्रोही बच्चा है। जुओ यूनफेंग क्रोधित हो गया। लुओ जिनकिन, जो एक तरफ बैठे थे, ने कहा, पति, चूंकि वुशुंग मिस्टी रेन पवेलियन में नहीं जाना चाहता है, तो उसे जाने दो। आखिरकार वह अभी भी बहुत छोटा है।
क्यों न उसे कुछ सालों बाद एक कबीले में शामिल होने दिया जाए, जब वह ज़ुओपेंग जितना बूढ़ा हो जाएगा जब वह चला गया था। यह एक अच्छा विचार नहीं है। वुशुंग बेहद प्रतिभाशाली है। आप जितने अधिक प्रतिभाशाली हैं, आपको उतनी ही जल्दी शक्तिशाली विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में साधना शुरू कर देनी चाहिए। इससे भविष्य में आप और भी अधिक शक्तिशाली बन सकेंगे। झुओ युनफेंग ने कहा। अब जब वुशुंग जाने को तैयार नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? क्या आप वुशुंग को भर्ती परीक्षा देने के लिए मजबूर करने जा रहे हैं? लुओ शिनकिन ने झुओ युनफेंग को घूर कर देखा। रुद्र ने फिर धीरे से कहा, भले ही आप मुझे जाने के लिए मजबूर करें, मैं भर्ती परीक्षा को गंभीरता से नहीं लूंगा। मुझे भर्ती नहीं किया जाएगा। ये सुनकर झुओ युनफेंग फूट फूट कर हंसा और खुद को असहाय महसूस करने लगा। अध्याय 13। रुद्र द्वारा कई बार अस्वीकार किए जाने और लुओ शिनकिन के संरक्षण के बाद झुओ युनफेंग ने उसे मिस्टी रेन स्वॉर्ड पवेलियन में शामिल करने की कोशिश करना छोड़ दिया। हालांकि झुओ युनफेंग ने रुद्र को सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को पाने के लिए एक कबीले में शामिल करने की कोशिश करना नहीं छोड़ा। उन्होंने महसूस किया कि रुद्र को सबसे अच्छा प्रशिक्षण तभी मिलेगा जब वह एक कबीले में शामिल होगा। चाहे वह रुद्र को किसी भी कबीले से परिचित कराए, उसे दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया जाएगा। झुओ युनफेंग ने खुद को बेहद असहाय महसूस किया। उसने रुद्र को कई बार डांटा कि उसने कभी सुधार करने का कोई प्रयास नहीं किया। रुद्र ने सभी डांटों को नज़रअंदाज कर दिया। समय तेजी से बीत गया और जल्द ही रुद्र 12 वर्ष का हो गया और वह अभी भी इंसिनरेशन मून सिटी के भीतर गवर्नर पैलेस में रह रहा था। रुद्र 12 साल और 6 महीने का था। सर्दी का मौसम था और आसमान से बर्फ गिर रही थी, जैसे किसी पक्षी के पंख हों। पूरा इंसिनरेशन मून सिटी सफ़ेद रंग की परत से ढका हुआ था। गवर्नर पैलेस के अंदर जान वुशुंग एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके हाथ में ज़ेड बांस की एक पट्टी थी। ज़ेड बांस की पट्टी पर तलवार चलाने का कौशल दर्ज किया गया था। तलवार चलाने का ये हुनर मुश्किल तो नहीं था, लेकिन आसान भी नहीं था। रुद्र करीब 3 महीने से इस तलवार चलाने के हुनर का अध्ययन कर रहा था। रुद्र ने अंततः ज़ेड बांस की पट्टी नीचे रख दी। 3 महीने बाद मैं आखिरकार इस तलवार कौशल को समझ गया। यह अफसोस की बात है कि यह तलवार कौशल बहुत कम स्तर का है। भले ही इसमें स्पेस-टाइम रूल्स ऑफ ऑर्डर शामिल है, लेकिन ये बहुत कम है। ये स्पेस-टाइम रूल्स ऑफ ऑर्डर को समझने में मेरी मदद नहीं करता है। रुद्र ने हल्के से आह भरी। पिछले कुछ सालों से रुद्र ने परम आरंभिक दिव्य दुनिया की घटनाओं और मिथकों का अध्ययन करना बंद कर दिया था। वह गुप्त कौशल का अध्ययन कर रहा था और अपनी तलवारबाजी के कौशल को निखार रहा था। झुओ युनफेंग आधे चरण वाले दिव्य दानव क्षेत्र में था। उसे अंजियू प्रांत में एक शक्तिशाली विशेषज्ञ माना जाता था। आखिरकार अंजियू प्रांत में बहुत ज्यादा दिव्य दानव नहीं थे। इसके अलावा झुओ युनफेंग एक शहर का गवर्नर था और लिन परिवार के साथ उसके अच्छे संबंध थे। उनकी नींव मजबूत थी क्योंकि गवर्नर के महल में कई तरह के गुप्त कौशल और तलवारबाजी के कौशल थे। पिछले कुछ वर्षों के दौरान रुद्र ने पहले से ही सभी गुप्त कौशल और मार्शल आर्ट कौशल को ब्राउज और अध्ययन किया था। रुद्र ने जो तलवार कौशल अभी अभी सीखा था, वह उन तलवार कौशलों में से एक था जिसमें उसकी रुचि थी। 12 साल। मुझे अभी भी अपने चरम पर वापस आने के लिए कुछ समय चाहिए। जहां तक तलवार सिद्धांत और व्यवस्था के नियमों की मेरी समझ का सवाल है, मैंने सुधार किया है। हालांकि ये गति बहुत धीमी है। अगर मेरे पास अध्ययन या ध्यान करने के लिए उच्च स्तर की तलवार कौशल है, तो मैं तेजी से सुधार करूंगा, रुद्र ने बड़बड़ाया। शांत गवर्नर पैलेस अचानक शोरगुल में बदल गया। सामने के आंगन से कई कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कई नौकरानियां और नौकरानियां बाहर की ओर भाग रही थीं। जियो मैन, रुद्र ने एक नौकरानी को रोका जो बाहर भाग रही थी। राजकुमार। नौकरानी रुकी और रुद्र का अभिवादन किया। क्या हो रहा है? तुम सब कहाँ भाग रहे हो? रुद्र ने पूछा। राजकुमार, हमें मालिक से संदेश मिला है कि एक महत्वपूर्ण अतिथि यहाँ आए हैं। मालिक पहले से ही आ रहे हैं। उन्होंने हमें भी तैयार रहने को कहा है, नौकरानी ने उत्तर दिया। एक महत्वपूर्ण अतिथि? कौन है ये? रुद्र ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा लगता है कि लिन परिवार का मुखिया यही है, नौकरानी ने जवाब दिया। लिन परिवार का मुखिया? रुद्र ने अपना सिर हिलाया और समझ गया कि हंगामा क्यों हो रहा है। अंजियू प्रांत वुशा बैरन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई प्रांतों में से एक था।
हालांकि यह सिर्फ एक ही प्रांत था, लेकिन यह बहुत बड़ा था। इसका आकार ग्रीन फायर वर्ल्ड के बराबर था। अंजीयू प्रांत में सबसे शक्तिशाली प्रांत का गवर्नर था, जो एक शीर्ष स्तरीय दिव्य दानव भी था। गवर्नर के नीचे अंजीयू प्रांत में 6 शीर्ष स्तरीय परिवार होंगे। इनमें से प्रत्येक परिवार अंजीयू प्रांत में एक अधिपति की तरह था। प्रत्येक परिवार में लगभग 2 या 3 दिव्य राक्षस होंगे। सबसे शक्तिशाली 2 परिवारों में अब 4 थे। लिन परिवार 6 शीर्ष स्तरीय परिवारों में से एक था। लिन परिवार के मुखिया के रूप में वह समर्थन का मुख्य स्तंभ था और निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। वह जो यूनफेंग जैसे छोटे शहर के गवर्नर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। लिन परिवार के मुखिया के भस्मीकरण चंद्र शहर के गवर्नर पैलेस में होने का कारण रुद्र के पिता झुओ यूनफेंग थे। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। जब लिन परिवार का मुखिया अभी भी अराजक क्षेत्र में था, तो वह झुओ यूनफेंग के साथ बाहर निकल गया था। वे भाई थे जिन्होंने एक साथ जीवन और मृत्यु की स्थितियों का अनुभव किया था। इसलिए झुओ यूनफेंग का लिन परिवार के साथ बहुत अच्छा संबंध था। कल मेरे पिता का 1600वां जन्मदिन है। लिन परिवार का मुखिया उनके साथ जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ अवश्य आना चाहिए। रुद्र को अंदाजा हो गया था कि लिन परिवार का मुखिया यहाँ क्यों आया है। लिन परिवार और झुओ यूनफेंग भाई थे जो हर अच्छे बुरे समय में एक साथ रहते थे। जब भी झुओ यूनफेंग के घर में कुछ अच्छा होता था, तो लिन परिवार का मुखिया एक उदार उपहार भेजता था। उदाहरण के लिए, जब रुद्र का जन्म हुआ, तो लिन परिवार के मुखिया ने बहुत उदार उपहार भेजा था। लिन परिवार का मुखिया इस समय के आसपास मुक्त था और व्यक्तिगत रूप से झुओ यूनफेंग के जन्मदिन समारोह में भाग लेने के लिए आया था। जन्मदिन। शाश्वत अराजक दुनिया में हर कोई बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है और इसलिए लोग अपना जन्मदिन भूल जाते हैं। परम आरंभिक दिव्य दुनिया में एक साधक हर 100 साल में एक बार अपना जन्मदिन मनाएगा। रुद्र ने खुद पर मुस्कुराया। चूंकि लिन परिवार का मुखिया वहां था, इसलिए उसके माता पिता और पूरे गवर्नर पैलेस ने इसे गंभीरता से लिया। उसने परवाह नहीं की। उसने एक और जेड बांस की पट्टी निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। हरे कपड़े पहने एक व्यक्ति बगीचे के बाहर से अंदर आया। रुद्र ने उस आकृति की ओर देखा। यह एक किशोर लड़का था जो लगभग 14 या 15 साल का था। उसने महंगे कपड़े पहने थे और भोला दिख रहा था। जब किशोर लड़का बगीचे में गया, तो उसकी नज़र तुरंत रुद्र पर पड़ी, जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। हाय छोटे राजकुमार, रुद्र कहाँ है? हरे कपड़े पहने किशोर लड़के ने सीधे पूछा। रुद्र कड़वाहट से मुस्कुराया। शाश्वत अराजक दुनिया में वह लगभग 1 लाख वर्षों तक जीवित रहा था और लोगों ने उसे एक बूढ़ा राक्षस कहा था। हालांकि किशोर लड़का लगभग 14 साल का था। यहाँ तक कि झुओ यूनफेंग, जो 1600 साल तक जीवित रहा था, रुद्र से कहीं छोटा था। और यह किशोर लड़का उसे छोटा कहकर बुला रहा था। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और किशोर लड़के की ओर देखे बिना जवाब दिया, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? बेशक, मैंने सुना है कि वह तलवारों की वजह से पैदा हुआ था। जब वह पैदा हुआ, तो स्वर्ग से एक दिव्य तलवार उतरी। मैं भी तलवार सिद्धांत का विशेषज्ञ हूं और मुझे यकीन नहीं है कि वह कितना प्रतिभाशाली है। चूंकि मुझे आखिरकार इंसिनरेशन मून सिटी आने का मौका मिला है, इसलिए मैं उसके साथ द्वंद्वयुद्ध करना चाहता हूं, हरे कपड़े पहने किशोर लड़के ने कहा। अध्याय 14 द्वंद्व। रुद्र ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, छोटे, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप रुद्र हैं? किशोर लड़के ने रुद्र को घूरते हुए कहा। हाँ, मैं हूं। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये बहुत बढ़िया है। रुद्र, मैं लिन यान हूँ। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। आओ, मुझसे लड़ो। लिन यान ने तलवार निकालते हुए कहा। रुद्र को इस लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, भले ही लिन यान इसके बारे में बहुत उत्साहित था। क्षमा करें, मैं आपकी चुनौती को अस्वीकार करता हूँ। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा। अस्वीकार? हाँ, तुम मेरी चुनौती को अस्वीकार नहीं कर पाओगे। सावधान रहो। लिन यान ने अजीब तरीके से मुस्कुराया। लिन यान ने हमला किया। जैसे ही बर्फ गिरना बंद हुई, तलवार जैसी रोशनी चमक उठी। रुद्र ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। चाहे वह कुछ भी करे, उसे लिन यान से कोई खतरा महसूस नहीं होगा। हालांकि जब उसने लिन यान की तलवार कौशल को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह देख सकता था कि तलवार चलाने का कौशल उच्च स्तर का था, उस तलवार चलाने के कौशल से कहीं अधिक उच्च जिसका वह पहले अध्ययन कर रहा था।
यह अफसोस की बात थी कि जब लिन यान ने इस अविश्वसनीय कौशल का इस्तेमाल किया तो इसका इतना बुरा प्रभाव पड़ा। रुद्र एक पत्थर की बेंच पर बैठ गया। वह बस एक तरफ हट गया और आसानी से तलवार को चकमा दे दिया। ओह, क्या तुमने इसे चकमा दिया? फिर से। लिन यान की आंखें उत्साह से चमक उठीं। लिन यान ने दूसरा हमला शुरू कर दिया। लिन यान, तुम क्या कर रहे हो? एक गहरी आवाज़ सुनाई दी जब लिन यान ने अपना काम रोक दिया। रुद्र ने बगीचे के प्रवेश द्वार पर नजर डाली। उसने देखा कि चांदी के कपड़े पहने एक उग्र मध्यम आयु वर्ग का आदमी जुओ यूनफेंग और लुओ शिनकिन के साथ साथ चल रहा था। चांदी के कपड़े पहने यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति लिन परिवार का मुखिया लिन टिफेंग था। पिता। लिन यान अपने पिता को देखकर आज्ञाकारी हो गया। क्या हो रहा है? लिन टिफेंग ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और ऊपर देखा। जुओ यूनफेंग और लुओ जिनकिन भी सोच रहे थे कि क्या हो रहा है। कुछ खास नहीं। मैंने सुना है कि अंकल जुओ का बेटा रुद्र है और वह तलवार सिद्धांत में माहिर है। मैं उसके साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए उत्साहित हूँ, लिन यान ने कहा। क्या यह मामला है? लिन टिफेंग ने अपनी भौहें उठाईं। हाँ, भतीजा वुशुंग से सिर्फ 2 साल बड़ा है और वे दोनों एक ही उम्र के हैं। उनके बीच द्वंद्व होना सामान्य बात होगी। जुओ यूनफेंग मुस्कुराया। तो द्वंद्व युद्ध कैसा रहा? लिन टिफेंग ने पूछा। हमने अभी अपना द्वंद्व शुरू ही किया था कि तुम आ गए। लिन यान ने फिर रुद्र की ओर रुख किया और कहा, रुद्र, अब हमारे दोनों पिता यहाँ हैं। मुझसे सीधे लड़ो। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम वाकई प्रतिभाशाली हो। लिन टिफेंग, जुओ यूनफेंग और अन्य लोग इस पर मुस्कुराए और ऐसा नहीं लगा कि वे हस्तक्षेप करने का इरादा रखते थे। जुओ यूनफेंग को उम्मीद थी कि लिन यान रुद्र से लड़कर उसे सबक सिखाएगा। अगर तुम कमज़ोर थे तो तुम्हें धमकाया जाएगा और तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर पाओगे। यह एक चेतावनी के रूप में काम कर सकता था, ताकि रुद्र अब खेती करने के लिए कबीले में जाने के उसके प्रस्तावों को अस्वीकार न करे। रुद्र ने सभी के हाव भाव देखे और मुस्कुराया, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करूंगा। हालांकि अगर यह एक सामान्य द्वंद्व युद्ध होगा तो यह बहुत उबाऊ होगा। चलो एक शर्त जोड़ते हैं। तुम शर्त लगाना चाहते हो? जरूर। तुम क्या दांव पर लगाना चाहते हो? लिन यान उत्साहित था। सरल है, मुझे वह तलवार कौशल चाहिए जो आपने अभी डाला है, रुद्र ने सीधे कहा। मेरी तलवार कौशल? वह तलवार कौशल तलवार सिद्धांत स्नो कंजेलेशन है। लिन परिवार के भीतर केवल कुछ मुख्य शिष्य ही इसे सीख सकते हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति को इसे सीखने की अनुमति नहीं है, लिन यान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। लिन टिफेंग मुस्कुराया, भाई यूनफेंग मेरे लिए एक भाई है। वुशुंग कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। वह तलवार सिद्धांत स्नो कंजेलेशन सीख सकता है। ये सुनकर लिन यान ने अपना सिर हिलाया, ठीक है, मेरे पिता ने तुम्हें इसे सीखने की अनुमति दे दी है। अगर तुम हार गए तो मुझे तुमसे तलवार चलाने की कला की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम ये सोच रहे हो तुम 1 साल तक मेरे साथ रहोगे और मेरे तलवारबाज बन जाओगे? तलवार लड़का एक सेवक होता था जो दूसरे को अपनी तलवार कौशल निखारने के लिए समर्पित होता था। लिन यान लिन परिवार के मुखिया का बेटा था। उसके घर पर उसके अपने तलवार चलाने वाले लड़के थे। हालांकि वे रुद्र की तुलना कैसे कर सकते हैं? लिन यान ये सोचकर बेहद उत्साहित हो गया कि प्रसिद्ध रुद्र उसका स्वॉर्ड बॉय बनेगा। लिन टिफेंग ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ लीं और कहा, लिन यान, अपमानजनक मत बनो। वह सोच रहा था कि यदि उसके भाई का बेटा उसके अपने बेटे का तलवारबाज बन गया तो चीजें जटिल हो जाएंगी। ठीक है, रुद्र ने कहा। यह। लिन टिफेंग चौंक गया। जुओ यूनफेंग और लुओ जिनकिन ने भी अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र सहमत हो जाएगा। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि अगर रुद्र हार गया तो वह तलवार चलाने वाला लड़का बन जाएगा? इस छोटे से बच्चे को आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? लिन यान तलवार सिद्धांत में अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है और वह वुशुंग से 2 साल बड़ा है, जुओ यूनफेंग ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा। पति। लुओ शिनकिन ने देखा। घबराओ मत, चलो देखते हैं। जुओ यूनफेंग ने लुओ किनेक्सिन को संकेत दिया। लिन टिफेंग ने भी जुओ यूनफेंग और लुओ किनेक्सिन के मूड में बदलाव देखा। उसने कहा, भाई यूनफेंग, लिन यान बस खिलवाड़ कर रहा है। कृपया इसे गंभीरता से न लें। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वुशुंग के आत्मविश्वास को देखते हुए मुझे डर है कि तलवार सिद्धांत स्नो कंजेलेशन उसका हो जाएगा। लिन टिफेंग सच बोल रहा था। उसने पहले भी रुद्र के बारे में सुना था।
वह जानता था कि रुद्र तलवार विद्या में बेहद प्रतिभाशाली है। यद्यपि लिन यान रुद्र से 2 साल बड़ा था, फिर भी उसे अपने बेटे पर भरोसा नहीं था। ये सुनकर जुओ यूनफेंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, भाई लिन को शायद इस बारे में पता न हो, लेकिन वास्तव में वुशुंग उतना प्रतिभाशाली नहीं है जितना बाहरी दुनिया ने दावा किया है। वुशुंग तलवार सिद्धांत में प्रतिभाशाली है, लेकिन वह निश्चित रूप से लिन यान जितना शक्तिशाली नहीं है। ओह, लिन टिफेंग दंग रह गया। भाई लिन यी को भी इस बारे में पता है, आप उनसे पूछ सकते हैं, जुओ यूनफेंग ने कहा। लिन यी। लिन टिफेंग ने अपना हाथ हिलाया और लिन यी उसके पास चली आई। कबीले के मालिक, शहर के गवर्नर जुओ सच बोल रहे हैं। उन्होंने 4 साल पहले छोटे बच्चे को तलवार सिद्धांत के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए कहा था। मैं सहमत हो गया और यहाँ ये जांचने आया कि तलवार सिद्धांत में वह कितना प्रतिभाशाली है। वह बहुत प्रतिभाशाली नहीं है। परीक्षण के दौरान वह बहुत आत्मविश्वासी भी लग रहा था, लिन यी ने कहा। सचमुच, रुद्र का नाम उसे ताओवादी पुजारी जुवान शेन ने खुद दिया था। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो उन्हें देखते हैं, लिन टिफेंग ने कहा। अध्याय 15। जुओ यूनफेंग दंपत्ति, लिन टिफेंग और बाकी लोगों की निगाहों के सामने रुद्र और लिन यान बगीचे के केंद्र की ओर चले गए। जब वे बगीचे के केंद्र में पहुंचे तो लिन यान ने अपनी तलवार उठाई और रुद्र से कहा, अपनी तलवार निकालो। तलवार? रुद्र मुस्कुराया। सभी लोग तब हैरान रह गए जब उन्होंने उसे पेड़ के किनारे जाकर करीब 30 सेंटीमीटर लंबी एक शाखा उठाते देखा। यह मेरी तलवार है, रुद्र ने लिन यान की ओर हाथ हिलाया और कहा। रुद्र, क्या तुम मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो? लिन यान गुस्से से भड़क उठा। दर्शक असमंजस में अपनी भौहें सिकोड़ रहे थे। उन्होंने सोचा कि रुद्र अहंकारी हो रहा है। भले ही रुद्र के पास तलवार सिद्धांत में एक भयानक प्रतिभा थी, लेकिन उसे इसके लिए परीक्षण किया गया था और वह एक ऐसे बच्चे का सामना कर रहा था जो उससे 2 साल बड़ा था। वह उसे सिर्फ एक शाखा से कैसे हरा सकता था? वुशुंग आमतौर पर एक विचारशील बच्चा है। तलवारबाजी की बात आती है तो वह ये सब बेतुकी बातें क्यों कर रहा है? क्या वह वास्तव में तलवार चलाने वाला लड़का बनना चाहता है? लुओ शिनकिन ने कहा। हन्फ, कौन जानता है, मुझे एहसास हुआ कि वह हमेशा से मेरी सुरक्षा में रहा है और उसने पहले कभी असफलता का स्वाद नहीं चखा है। अगर वह आज लिन यान से हार जाता है तो मैं उसे निश्चित रूप से लिन परिवार में तलवार लड़का बनने के लिए भेज दूंगा, जुओ यूनफेंग ने सोचा और उसने अपनी मुठ्ठियां कस लीं। सभी ने सोचा कि रुद्र बहुत घमंडी हो गया है और उसने लिन यान को कम आंका है। ऐसा केवल वे लोग ही नहीं सोचेंगे जो जानते हैं कि वह वास्तव में कौन था। रुद्र एक बूढ़ा राक्षस था जो लगभग 100,000 साल तक जीवित रहा था। अगर वह 14 साल के बच्चे के साथ द्वंद्व युद्ध में रक्त पर्वत तलवार का इस्तेमाल करता तो वह खुद का मजाक उड़ाता। हालांकि रुद्र को लगा कि वह एक शाखा का इस्तेमाल करके भी लिन यान को धमका रहा था। अगर वह लिन परिवार को अपमानित करना चाहता तो वह बिना शाखा के भी लिन यान को हरा सकता था। हन्फ, चूंकि तुम तलवार चलाने वाले लड़के बनना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा। हालांकि चूंकि मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूं, इसलिए मैं तुम्हारी तुलना में ऊंचे दायरे में रहूंगा। सच कहूं तो मैं अपनी दिव्य शक्ति का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करूंगा। हम केवल अपनी तलवार चलाने की कला में ही प्रतिस्पर्धा करेंगे, लिन यान ने दांत पीसते हुए कहा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करो। इस तरह तुम अपनी अंतिम हार के बारे में आश्वस्त हो जाओगे। तुम परिवर्तित ईश्वरीय क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में हो। मैं भी इस चरण में पहुंच चुका हूं। रुद्र मुस्कुराया। जब उसने ये कहा तो उसके शरीर से दिव्य शक्ति की एक लहर उठी। लिन यान चौंक गया। रुद्र से निकलने वाली आभा से वह महसूस कर सकता था कि रुद्र उसके जितना ही शक्तिशाली था। परिवर्तित ईश्वरीय क्षेत्र का प्रारंभिक चरण। वह इस चरण तक पहुंच गया है और वह केवल 12 वर्ष का है। लिन टिफेंग और लिन यी ने आश्चर्य से देखा। यहाँ तक कि जुओ यूनफेंग और लुओ जिनकिन भी दंग रह गए। शाश्वत अराजक विश्व में की जाने वाली साधना का प्रकार परम आरंभिक दिव्य विश्व से भिन्न था, इसलिए साधना के चरणों के नाम भी भिन्न थे। परम आदि दिव्य जगत में एक साधक अभ्यास देवता के रूप में आरंभ करेगा। इस क्षेत्र में कुल 13 चरण थे। प्रत्येक चरण एक बड़ी सफलता थी।
परम आरंभिक दिव्य दुनिया में इतनी प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा थी कि कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति 13 चरणों को जल्दी से पूरा कर सकता था। अभ्यास के बाद भगवान बदल गए। भगवान एक रूपांतरित ईश्वर, अनंत अराजक विश्व में एक ब्रह्मांडीय ईश्वर के बराबर था। एक ब्रह्मांड देवता अपने द्वारा संचित सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध दिव्य शक्ति में बदल देता है। परिवर्तित भगवान क्षेत्र में भी यही होता है। केवल अंतर ये था कि एक ब्रह्मांड देवता बनने के लिए किसी को ब्रह्मांड देवता परीक्षण से गुजरना पड़ता था, जबकि परिवर्तित भगवान बनने के लिए कोई परीक्षण नहीं था। रूपांतरित देव क्षेत्र के बाद जो आया वह शुद्ध सूर्य क्षेत्र था, जो वास्तविक ईश्वर के समतुल्य था। शुद्ध सूर्य क्षेत्र के बाद अराजक क्षेत्र था, फिर दिव्य दानव क्षेत्र। दिव्य दानव क्षेत्र को अराजक दिव्य दानव भी कहा जाता था। सामान्य परिस्थितियों में एक साधक 18 वर्ष की आयु तक एक रूपांतरित देवता बन जाता है। लिन यान जैसे लोगों को प्रतिभाशाली माना जाता है क्योंकि वह 12 वर्ष की छोटी उम्र में ही एक रूपांतरित देवता बन गया था। लेकिन अब रुद्र ने भी दिखा दिया था कि वह प्रारंभिक चरण रूपांतरित देव क्षेत्र में था। आभा के आधार पर रुद्र की दिव्य शक्ति लिन यान की तुलना में अधिक शुद्ध प्रतीत होती थी। पति, क्या आप जानते हैं कि वुशुंग ने परिवर्तित देव क्षेत्र में कब प्रवेश किया? लुओ शिनकिन ने पूछा। नहीं, ये छोटा बच्चा कभी भी अपने बारे में बहुत कुछ नहीं बताता। हालांकि मैंने उसके साधना आधार पर ध्यान दिया था। मेरे निर्णय के आधार पर मुझे लगा कि वह अभ्यास देव क्षेत्र के 10वें या 11वें चरण में है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक रूपांतरित देवता बन गया है। जुओ युनफेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। हाँ, उसे सुखद आश्चर्य हुआ। भले ही वह नहीं जानता था कि रुद्र की तलवार कौशल कितनी अच्छी थी, कम से कम उसकी साधना का आधार अच्छा था। हन्फ, आपकी साधना का आधार कमजोर नहीं है। यह अफसोस की बात है कि हम अपनी तलवार कौशल के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। लिन यान ने रुद्र को घूरते हुए कहा। आओ, मुझ पर जैसे चाहो हमला करो। रुद्र सहजता से मुस्कुराया। लिन यान ने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला किया। वह आगे बढ़ा और अपने हाथ में पकड़ी तलवार को घुमाया। हवा में बर्फ जमने पर एक ठंडी तलवार जैसी रोशनी दिखाई दी। वह अभी भी तलवार सिद्धांत हिम संघनन का उपयोग कर रहा था। ये पता लगाने के बाद कि रुद्र कोई कमजोर नहीं था, उसने अब और पीछे नहीं हटना चाहा। जब लिन यान ने हमला किया तो रुद्र भी आगे बढ़ गया। गुंजन, एक हल्की गुनगुनाहट सुनाई दी। ठंडी तलवार की रोशनी कहीं नजर नहीं आ रही थी। आसपास की बर्फ जमीन पर गिरती जा रही थी। पूरा बगीचा पूरी तरह से शांत था। लिन यान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह वहीं खड़ा रहा जब एक शाखा उसके सीने पर धकेल दी गई। तुम हार गए। रुद्र हल्के से मुस्कुराया। मौन। पूरा बगीचा शांत था। हर कोई अवाक था, यहाँ तक कि लिन टिफेंग और उसके आसपास खड़े वयस्क भी चुप थे। लिन ही, तलवार सिद्धांत के बारे में आपकी समझ हम में सबसे गहरी है। क्या आपने देखा कि रुद्र ने क्या किया? लिन टिफेंग ने गहरी आवाज में पूछा। मैं। लिन ही हकलाया। उसने अपना सिर हिलाया और अंत में कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा कि रुद्र ने क्या किया। क्या? लिन टिफेंग और जुओ युनफेंग फिर से चौंक गए। उनमें से कोई भी तलवार सिद्धांत में विशेषज्ञ नहीं था। ये समझ में आता है कि वे नहीं देख सकते थे कि रुद्र ने क्या किया था। दूसरी ओर, लिन ही तलवार सिद्धांत में विशेषज्ञ था और तलवार सिद्धांत के बारे में उसकी समझ एनजीयू प्रांत में शीर्ष 30 में होनी चाहिए थी, भले ही वह नहीं जानता था कि रुद्र ने कैसे हमला किया। अध्याय 16। क्या तुम मजाक कर रहे हो? जुओ युनफेंग और लुओ शिनकिन ने अविश्वास से एक दूसरे को देखा। असंभव। फिर से दहाड़ सुनाई दी। लिन यान ने फिर से हमला करने से पहले 2 कदम पीछे हटे। इस बार उसने अपनी सबसे शक्तिशाली तलवार कला का प्रयोग किया जिसमें उसे महारत हासिल थी। तलवार की रोशनी बहुत तेजी से और निर्दयता से चली और उसने रुद्र को निशाना बनाया। तलवार की रोशनी ऐसी लग रही थी मानो वह रुद्र को 2 टुकड़ों में फाड़ देगी। ध्यान से देखो। लिन टिफेंग, जुओ युफेंग और अन्य वयस्कों ने रुद्र की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपनी आत्मिक शक्तियों का उपयोग किया। जब लिन यान ने हमला किया तो रुद्र तैयार था। वह एक कदम आगे बढ़ा। इससे पहले कि लिन यान अपना वार कर पाता, शाखा बिजली की गति से लिन यान की कलाई पर लगी। लिन यान को अपनी कलाई में चुभन महसूस हुई और एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनाई दी। उसका हमला तुरंत ही विफल हो गया और उसने अपनी तलवार जमीन पर गिरा दी। आप अभी भी द्वंद्व जारी रखना चाहते हैं?
रुद्र ने लिन यान को देखकर मुस्कुराया। लिन यान पूरी तरह से हैरान रह गया। वाह, छोटा बेटा लिन यान की तलवारबाजी की कला में खामी को आसानी से पहचान सकता है। इसके अलावा उसने तलवारबाजी की कोई कला भी इस्तेमाल नहीं की। उसने केवल सबसे सरल तलवार चालों का इस्तेमाल किया और फिर भी उसने लिन यान को आसानी से हरा दिया। लिन टिफेंग की आंखों में उत्साह की एक चमक देखी गई जब उसने लिन यी की ओर देखा। लिन यी, क्या आप तलवार कौशल के उपयोग के बिना एक शाखा का उपयोग करके आसानी से लिन यान को हरा सकते हैं? लिन यी हैरान रह गया। उसने ईमानदारी से जवाब दिया, अगर मैं तलवार चलाने की कला का इस्तेमाल कर सकता हूँ तो मैं लिन यान को आसानी से हरा सकता हूँ। अगर मैं तलवार चलाने की कला का इस्तेमाल नहीं करता तो भी मैं लिन यान को हरा सकता हूँ, लेकिन मैं इसे इतनी आसानी और सहजता से नहीं कर पाऊंगा जितना इस छोटे से ने किया। इसके अलावा ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं लिन यान की तलवार चलाने की कला में कोई कमी पहचान सकूं, कोई निर्णय ले सकूं और इतना सटीक वार कर सकूं। इसका मतलब ये भी है कि तलवार सिद्धांत के बारे में उसकी समझ आपसे ज़्यादा गहरी है। लिन टिफेंग ने आंखें मूंद कर पूछा। लिन यी चुप हो गया। यद्यपि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि तलवार सिद्धांत के बारे में रुद्र की समझ उससे अधिक थी। हन्फ, और आपने इतने आत्मविश्वास से कहा कि इस छोटे से बच्चे में तलवार सिद्धांत में कोई प्रतिभा नहीं थी। उसकी प्रतिभा उतनी भयानक नहीं है जितनी बाहर के लोग दावा करते हैं। और आपने कहा कि आपने व्यक्तिगत रूप से तलवार सिद्धांत में उसकी प्रतिभा का परीक्षण किया है। लिन टिफेंग ने डांटा। लिन यी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह रुद्र के पास चला गया। उस समय लिन यान और रुद्र के बीच लड़ाई बंद हो गई थी। लिन यान बेवकूफ़ नहीं था। 2 बार रुद्र से हारने के बाद वह जानता था कि रुद्र की तलवारबाजी कौशल उससे कहीं बेहतर थी। वह तीसरी बार हमला नहीं करेगा। इससे वह एक हारा हुआ व्यक्ति लगेगा। छोटे, लिन यी रुद्र के पास आया और गहरी आवाज़ में पूछा, 4 साल पहले जब मैंने तलवार सिद्धांत में आपकी प्रतिभा का परीक्षण किया था तो क्या आपने मेरी परीक्षा को गंभीरता से लिया था, या आपने अपनी असली शक्ति छुपाई थी? लिन यी ने सोचा कि वास्तव में यही हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि यह अविश्वसनीय होगा यदि रुद्र को इस छोटी उम्र में तलवार सिद्धांत की उनसे अधिक समझ होगी। इसके लिए रुद्र को तलवार सिद्धांत में अत्यंत प्रतिभाशाली होना पड़ा। लेकिन इस प्रतिभा के साथ ये कैसे संभव था कि जब रुद्र ने 4 साल पहले तलवार सिद्धांत बेईमिंग का अभ्यास किया था तब लिन यी को कोई सार नहीं दिखाई दिया था। ये सुनकर रुद्र ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैंने गंभीरता से अभ्यास किया था। तो फिर तुम्हारी कवायद में कोई सार क्यों नहीं था? क्या इसलिए कि मैंने इसे बहुत जटिल बना दिया था और तुम शुरू में समझ नहीं पाए? लिन यी ने उत्सुकता से पूछा। रुद्र ने कहा, मैंने इसे समझ लिया और अभ्यास ठीक से किया। यह आप ही थे जो मेरे अभ्यास को नहीं समझ पाए। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। लिन यी दंग रह गया और फिर उसने पूछा, आपका क्या मतलब है? क्यों न मैं तुम्हें दिखाऊं? हम यहीं अभी तलवारबाजी के कौशल से द्वंद्व युद्ध करेंगे। मैं तलवारबाजी के उस सिद्धांत का इस्तेमाल करूंगा जो मैंने 4 साल पहले सीखा था। जहां तक अंकल लिन यी की बात है तो आप अपनी पसंद की कोई भी तलवारबाजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, रुद्र ने उदासीनता और आत्मविश्वास से कहा। क्या तुम मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहते हो? लिन यी ने अपनी भौहें उठाईं और फिर पीछे मुड़कर लिन टिफेंग को देखा। लिन टिफेंग ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। ठीक है, छोटे, क्या तुम मेरे साथ इस द्वंद्व युद्ध में एक शाखा का उपयोग करने जा रहे हो? लिन यी ने रुद्र को देखा और उसने अपनी तलवार खींच ली। मेरे लिए कोई भी चीज़ तलवार बन सकती है। जब मैं किसी शाखा को पकड़ता हूं तो तलवार चलाने का जो हुनर मैं इस्तेमाल करता हूं वह उस हुनर से ज़्यादा कमज़ोर नहीं है जब मैं असली तलवार पकड़ता हूं। रुद्र मुस्कुराया। कितना घमंडी है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम सच में अपनी शाखा से मुझे हरा सकते हो। लिन यी मुस्कुराए। मुझ पर हमला करो। रुद्र ने एक हाथ से अपनी शाखा पकड़ी और दूसरे को अपनी पीठ के पीछे रखा। वह वहीं खड़ा रहा और शांति से इंतजार करने लगा। मैं शुरू कर रहा हूँ। लिन यी आगे बढ़ा और रुद्र के सामने आ गया। उसने अपनी तलवार को एक अजीब तरीके से घुमाया और रुद्र के गले की ओर बढ़ गया। यह इतनी तेज थी कि दर्शकों को तलवार की केवल धुंधली छाया ही दिखाई दे रही थी। पति लुओ शिनकिन चिंतित दिख रही थी। वह जानती थी कि यह वार शक्तिशाली था और उसे डर था कि रुद्र घायल हो जाएगा।
चिंता मत करो, भाई लिंगी अपनी सीमाएं जानते हैं। उसने अपनी दिव्य शक्ति को दबा दिया है और केवल प्रारंभिक चरण के रूपांतरित भगवान के स्तर पर शक्ति का उपयोग कर रहा है। तलवार सिद्धांत की अपनी समझ के कारण रुद्र को इस हमले को विफल करने में सक्षम होना चाहिए, झुओ युनफेंग ने अपनी पत्नी को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। झुओ युनफेंग ने रुद्र को गंभीर रूप से कमाका। जब लिंगी ने हमला किया तो रुद्र भी आगे बढ़ गया। वह हल्के से मुस्कुराया। तलवार से आती हुई एक हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दी। रुद्र ने अपने हाथों में पकड़ी हुई शाखा को झुलाया। ये झुलाना बहुत ही साधारण था और ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कोई सार ही नहीं है। तलवार की गति से ऐसा प्रतीत होता है कि यह तलवार कौशल तलवार सिद्धांत बेई मिंग की शैलियों में से एक था। ये साधारण झूला लगभग तुरंत ही लिंगी की तलवार की रोशनी से टकराया। जब दोनों ब्लेड एक दूसरे से टकराए तो लिंगी के हाथ में मौजूद लंबी तलवार शाखा के बल से थोड़ी मुड़ गई। क्या? लिंगी चौंक गई। लिन टिफेंग, झुओ युनफेंग और अन्य लोग अविश्वास में थे। भले ही लिंगी ने अपनी दिव्य शक्ति को रुद्र के स्तर तक दबा दिया था, फिर भी लिंगी का प्रहार अधिक शक्तिशाली होना चाहिए था क्योंकि वह एक वास्तविक ब्लेड का उपयोग कर रहा था, न कि पेड़ की शाखा का। परिणाम, लिंगी को रुद्र ने पराजित कर दिया। इसके बाद शाखा लंबी तलवार के चारों ओर घूमकर लिंगी की छाती पर रुक गई। अध्याय 17। फुफकार। लिंगी ने शाखा से टकराने के बाद कुछ कदम पीछे हटे और फिर खुद को संभला। जब उसने अपना संतुलन पुनः प्राप्त किया तो वह स्तब्ध और अवाक रह गया। मेरी हार हुई। लिन टिफेंग, झुओ युनफेंग और अन्य दर्शक अविश्वास में थे। पी का राजक क्षेत्र का एक विशेषज्ञ जिसकी तलवार सिद्धांत की समझ पूरे एनजीओ प्रांत में शीर्ष 30 में थी, एक ऐसे बच्चे से हार गया था जो केवल 12 साल का था और जिसने द्वंद्व युद्ध में एक शाखा का इस्तेमाल किया था। वह एक ही चाल के बाद हार गया था। वह पूरी तरह से दबा हुआ था और उसके पास लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। लिंगी के विचार बाधित हो गए। वह जानता था कि रुद्र ने जो तलवार कौशल अभी अभी दिखाया था वह वास्तव में तलवार सिद्धांत बेई मिंग था। हालांकि रुद्र ने जो तलवार कौशल का इस्तेमाल किया था उसमें कोई सार नहीं था। यह एक साधारण, सुस्त वार था, और यह बहुत ही साधारण और नीरस प्रहार था जिसने उसे पराजित कर दिया था। ये कैसे हुआ? लिंगी उलझन में थी। तभी लिन टिफेंग का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, वह छोटा सा। उसकी तलवारबाजी कोई साधारण चीज नहीं थी। इसके विपरीत यह अत्यंत उत्कृष्ट और कुशल थी। भले ही यह साधारण लगता हो, लेकिन ये बेहद जटिल था। ये सिर्फ इतना है कि रुद्र ने इसे साफ और सहज तरीके से डाला। सामान्य परिस्थितियों में केवल वे ही लोग तलवार सिद्धांत की समझ के शिखर पर पहुंच चुके हैं जो बेई मिंग इस तलवार कौशल को इतने सरल तरीके से चला सकते हैं। शिखर तक पहुंचना। लेकिन वुशुंग ने भाई लिंगी को 4 साल पहले सिर्फ एक बार तलवारबाजी का हुनर दिखाते देखा था। तब भी जब वुशुंग ने अभ्यास किया था तो ऐसा लगा था कि यह सामान्य और सरल था। उसने इसे एक बार देखा और वह इस तलवारबाजी के हुनर को पूरी तरह से समझने में कामयाब रहा। झुओ युनफेंग हैरान था। ये बहुत संभव है। लिंग टिफेंग ने अपना सिर हिलाया। लिंगी पूरी तरह से अवाक थी। ऐसा लग रहा था कि रुद्र ने 4 साल पहले ही तलवार सिद्धांत बेई मिंग को समझ लिया था और पूरी तरह से अभ्यास कर लिया था। क्योंकि वुशुंग की इस तलवार कौशल की समझ लिंगी से कहीं ज्यादा थी, लिंगी ने सोचा कि रुद्र ने इस तलवार कौशल का सार नहीं समझा है। हकीकत में वुशुंग की प्रतिभा उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। भाई झुओ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके बेटे ने तलवार सिद्धांत क्षेत्र में कदम रखा है और कम से कम प्रारंभिक सफलता के चरण में है, लिन टिफेंग ने कहा। तलवार सिद्धांत क्षेत्र में प्रारंभिक सफलता। झुओ युनफेंग ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। पति, वुशुंग की तलवार सिद्धांत की समझ लिंगी की तुलना में बहुत गहरी है। वह तलवार सिद्धांत क्षेत्र के केवल शुरुआती सफलता चरण में है। लुओ शिनकिन ने पूछा, आप क्या सोचते हैं? भाई लिन ने जिस तलवार सिद्धांत क्षेत्र का उल्लेख किया है उसमें शुरुआती सफलता ही असली तलवार सिद्धांत क्षेत्र है। ये सामान्य तलवार सिद्धांत से पूरी तरह अलग है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। भाई लिंगी की तलवार सिद्धांत की समझ और अंजियू प्रांत में शीर्ष 30 में होने के साथ उन्हें अभी भी तलवार सिद्धांत क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मानदंडों को पूरा करना बाकी है। झुओ युनफेंग ने झुओ शिनकिन की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, यहाँ तक कि लिंगी ने भी तलवार सिद्धांत क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं किया है। लुओ शिनकिन दंग रह गया। वह केवल अराजक क्षेत्र में थी।
वह झुओ युनफेंग और लिन टिफेंग से अलग थी, जो सत्ता के विभाजन के बारे में अधिक समझते थे। लिन यी, जिसके बारे में उसे लगता था कि उसे तलवार सिद्धांत की बहुत अच्छी समझ है, अभी तक तलवार सिद्धांत क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मानदंडों को पूरा नहीं कर पाई थी। तलवार सिद्धांत क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मानदंडों को पूरा करना आसान नहीं है। अंजीव प्रांत में तलवार सिद्धांत के अनगिनत विशेषज्ञ हैं। हालांकि तलवार सिद्धांत क्षेत्र में इन विशेषज्ञों की संख्या सीमित है और लिन यी उनमें से एक नहीं है। तलवार सिद्धांत क्षेत्र में प्रारंभिक सफलता के लिए तलवार सिद्धांत क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मानदंडों को पूरा करने की तुलना में तलवार सिद्धांत की समझ के उच्च स्तर की आवश्यकता होती है। जहां तक मुझे पता है, पूरे अंजीव प्रांत में केवल एक ही व्यक्ति है जो इस स्तर तक पहुंच पाया है। वह आदमी जुगे परिवार का पिछला मुखिया था, जुगे युन। उसने खुद को दुनिया से अलग करने का फैसला किया है। जुगे युन, क्या वह एक अराजक दिव्य दानव नहीं है? क्या इसका मतलब यह है कि रुद्र की तलवार सिद्धांत की समझ एक अराजक दिव्य दानव के बराबर है? लुओ शिनकिन आश्चर्यचकित था। हाँ, और तलवार का उपयोग करने वाले अधिकांश अराजक दिव्य दानवों को शायद तलवार सिद्धांत की उतनी गहरी समझ भी नहीं होगी जितनी कि रुद्र को है। लिन टिफेंग ने अपना सिर भारी रूप से हिलाया। ये सुनकर झुओ युनफेंग और लुओ शिनकिन ने ठंडी सांस ली। रुद्र 12 साल तक चुपचाप उनके साथ रहा था। उन्हें आज ही पता चला कि उनके बेटे की तलवार सिद्धांत की समझ इस स्तर पर थी। तलवार सिद्धांत में बेजोड़, ऐसा लगता है कि ताओवादी पुजारी जुवान शेन ने रुद्र को जो नाम दिया था वह सही था। 12 साल की उम्र में तलवार सिद्धांत क्षेत्र में रुद्र का आरंभिक सफलता प्राप्त करना वास्तव में अविश्वसनीय है। मैंने कभी किसी और के बारे में नहीं सुना जिसने ये हासिल किया हो, लिन टिफेंग ने कहा। ये बदमाश, हम तलवार सिद्धांत में इसकी प्रतिभा को बर्बाद नहीं होने दे सकते। हमें इसे उन शक्तिशाली कुलों में भेजना चाहिए जहां ये ठीक से विकसित हो सके। जुओ युनफेंग ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और खुद से सोचा। रुद्र लिन यी के साथ चला गया। लिन यी रुद्र को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई विचित्र व्यक्ति हो। लिन यान, हमारी शर्त मत भूलना, रुद्र ने लिन यान को देखा और कहा। लिन यान पहले से ही अवाक था। उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र की तलवार सिद्धांत की समझ लिन यी से भी अधिक गहरी हो सकती है। क्या वह सचमुच एक 12 साल का बच्चा था? जब लिन यान ने रुद्र की बात सुनी तो वह अपने पिता की ओर देखते हुए थोड़ा कांप उठा। हाँ, चिंता मत करो छोटे, लिन परिवार के लोग अपनी बात रखते हैं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो तुम मेरे साथ लिन कबीले में वापस भी आ सकते हो। तुम हमारी लाइब्रेरी में कई तरह के गुप्त कौशल और मार्शल आर्ट कौशल चुन सकते हो और पढ़ सकते हो। लिन टिफेंग दिल खोलकर हंसा। ओह, रुद्र ने अपनी भौहें उठाईं। भाई लिन, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके परिवार की लाइब्रेरी में कई गुप्त कौशल हैं। वे आपके पूर्वजों के खून पसीने से प्राप्त हुए हैं। मेरा बेटा कैसे अंदर जाकर अपनी पसंद का काम कर सकता है? आपसे तलवार सिद्धांत स्नो कॉन्जेलेशन प्राप्त करना उसके लिए पहले से ही सम्मान की बात है, झुओ युनफेंग ने कहा। भाई झुओ, हम भाई हैं। इसके अलावा वुशुंग अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है। अगर उसकी परवरिश अच्छी तरह से की जाए तो वह भविष्य में बहुत सफल होगा। मुझे डर है कि मेरे घर में मौजूद लाइब्रेरी मेरे प्यारे भतीजे के लिए बहुत छोटी पड़ जाएगी, ली टिफेंग ने कहा। वह सच बोल रहा था। लिन टिफेंग एक अराजक दिव्य दानव था और लिन परिवार का मुखिया था। वह एक अधिपति की तरह था, लेकिन रुद्र की प्रतिभा को देखने के बाद वह भी हैरान और अविश्वास में था। वह जानता था कि अगर उसने बाहरी दुनिया को बताया कि उसने आज क्या देखा तो हर कोई हैरान हो जाएगा। अनगिनत कबीले इस बालक के लिए लड़ते थे जो तलवार विद्या में अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली था। लिन परिवार केवल प्रीफेक्चर में ही शक्तिशाली था। उनके लिए रुद्र को दूर तक मार्गदर्शन देना असंभव था। वह केवल अपने प्रिय भतीजे की मदद करने की पूरी कोशिश कर सकता था। अध्याय 18। भाई लिन, मैं आपकी सद्भावना के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। हालांकि वुशुंग एक बहुत ही जिद्दी लड़का है। मैंने उसे एक कबीले में भेजने की पूरी कोशिश की ताकि उसे सबसे अच्छे शिक्षक मिल सकें। वह हमेशा मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। अब जब आप चाहते हैं कि वह आपके साथ लिन हवेली वापस जाए, झुओ युनफेंग ने कहा। ठीक है, मैं लिन मैंशन जाऊंगा, रुद्र ने झुओ युनफेंग को रोका और कहा। क्या? झुओ युनफेंग आश्चर्यचकित रह गया जब उसने अविश्वास से रुद्र को देखा। ये बदमाश,
वह कभी भी इंसिनरेशन मून सिटी को छोड़ना नहीं चाहता था। आज उसे क्या हो गया था? क्या उसने अपना मन बदल लिया था? हाँ, ये बहुत बढ़िया है। लिन टिफेंग बहुत खुश हुआ। लिन परिवार को सम्मानित महसूस होगा यदि रुद्र जैसा प्रतिभाशाली बच्चा थोड़े समय के लिए भी उनके घर में रहे। क्या होगा अगर हम कल आपके पिता का जन्मदिन मनाएं और परसों चले जाएं? लिन टिफेंग ने कहा। कोई बात नहीं। रुद्र ने अपना सिर हिलाया। रुद्र ने लिन मैंशन में जाने के लिए इसलिए सहमति जताई थी क्योंकि वह न केवल उनकी लाइब्रेरी में गुप्त कौशल तक पहुंच सकता था, बल्कि वह जब चाहे वापस आकर उनसे मिल भी सकता था। अगर वह किसी कबीले में शामिल होता तो वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वहां कई प्रतिबंध थे। अपने बड़े भाई झुओपेंग और अपनी सबसे बड़ी बहन की तरह, जिनसे वह पहले कभी नहीं मिला था, वे भी कभी कभार ही वापस आते थे। हालांकि वह जब चाहे लिन मैंशन छोड़ सकता था। इसके अलावा लिन मैंशन इंसिनरेशन मून सिटी के बहुत करीब था। ये देखकर कि रुद्र इतनी आसानी से सहमत हो गया, झुओ युनफेंग भी खुश हो गया। वह खुश था कि रुद्र घर छोड़कर जा रहा था। अब जब वह लिन हवेली जा रहा था, भले ही लिन हवेली कुछ अन्य कुलों की तरह प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन यह एक बड़ा परिवार था और शिष्यों को प्रशिक्षित करने और विकसित करने के लिए एक व्यवस्था थी। इसके पास साधना के लिए आवश्यक बहुत सारे संसाधन भी थे। झुओ युनफेंग का मानना था कि लिन टिफेंग के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के कारण रुद्र के साथ गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। रुद्र बेहतर वातावरण में प्रशिक्षण और खेती करने में सक्षम होगा। सभी ने झुओ युनफेंग के जन्मदिन समारोह की तैयारी शुरू कर दी। जन्मदिन का जश्न सुचारू रूप से संपन्न हुआ और सभी लोग बेहद खुश थे। जन्मदिन समारोह के बाद रुद्र लिन टिफेंग के साथ लिन हवेली के लिए रवाना हो गया। लिन मैंशन। लिन परिवार 6 शीर्ष स्तरीय परिवारों में से एक था और इसका आधार बहुत मजबूत था। लिन हवेली हजारों वर्ग फीट में फैली हुई थी और बहुत भव्य दिखती थी। रुद्र ने लिन टिफेंग के मार्गदर्शन में लिन हवेली में प्रवेश किया। लिन टिफेंग ने आदेश दिया कि रुद्र अपनी इच्छानुसार गुप्त कौशल मंडप में प्रवेश कर सकता है और अपनी इच्छानुसार कोई भी मार्शल आर्ट कौशल या गुप्त कौशल सीख सकता है। इसके अलावा वे रुद्र को उनके मुख्य शिष्य के पास मौजूद संसाधनों से 3 गुना अधिक संसाधन देने की योजना बना रहे थे। रूपांतरित देव क्षेत्र में एक मुख्य शिष्य को एक देव रूपांतरण अमृत मिलेगा, लेकिन रुद्र को 3 मिलेंगे। जब सभी को पता चला कि रुद्र के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है तो लिन मैंशन में हंगामा मच गया। रुद्र एक अच्छी तरह से डिजाइन किए गए घर में रहता था, जिसमें केवल एक महत्वपूर्ण अतिथि ही रह सकता था। रुद्र अपने हाथों में जैड बांस की पट्टी लिए बगीचे के बीच में एक पत्थर की बेंच पर बैठा था। जैड बांस की पट्टी की सामग्री गुप्त कौशल में से एक की प्रतिलिपि थी जिसे रुद्र ने गुप्त कौशल मंडप में देखा था। ये तलवार सिद्धांत बर्फ जमाव था। ये तलवार कौशल हवा में बर्फ को भी जमा सकता है। इस तलवार कौशल में स्पेसटाइम रूल्स ऑफ ऑर्डर का एक निशान है। रुद्र मुस्कुराया। स्पेसटाइम नियम का नियम अत्यंत जटिल एवं कठिन था। यदि कोई इस तलवार कौशल में निपुण हो जाए और उसे अंतरिक्ष समय व्यवस्था के नियमों की अच्छी समझ हो, तो इस तलवार कौशल का उपयोग करने पर इस दुनिया में सब कुछ स्थिर हो जाएगा। यह एक अविश्वसनीय तलवार कौशल था। भले ही ये तलवार कौशल अच्छा है, मेरे पास अभी इसे सीखने की क्षमता नहीं है। हालांकि मैं इसका अध्ययन करके और इसे टाइम स्पेस तलवार सिद्धांत पर लागू करके बहुत सी चीजें सीख सकता हूँ। रुद्र ने जैड बांस की पट्टी पर सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। पहले से रुद्र। जब 2 आकृतियां बगीचे में दाखिल हुईं तो एक तेज आवाज सुनाई दी। रुद्र ने ऊपर देखा। उन दोनों में से एक लिन यान था। कुछ दिन पहले रुद्र ने केवल अपनी तलवार कौशल का उपयोग करके लिन यान को हरा दिया था। उसके बाद लिन यान अभिमानी नहीं रहा था और उसने रुद्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करना बंद कर दिया था। लिन यान एक सीधा सादा आदमी था। रुद्र के करीब आने के बाद उसने रुद्र को भाई की तरह मानना शुरू कर दिया था। लिन यान के पीछे एक छोटी लड़की खड़ी थी। वह लगभग 12 या 13 साल की थी। वह पीली और नाजुक दिख रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि वह सुंदर थी। राजकुमार यान, क्या कुछ हुआ है? रुद्र ने पूछा। उसकी नज़रें उसके हाथों में पकड़े जैड बांस की पट्टी पर टिकी थीं। हाँ, आज वह दिन है जब लिन मैंशन अमृत देता है। मुझे पता है कि तुम तलवार सिद्धांत का अध्ययन करने में खुद को डुबो दोगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए 3 भगवान परिवर्तन अमृत लाया हूँ। लियान यान ने अपनी हथेली खोली और रुद्र ने 3 हल्के बैंगनी अमृत देखे। ईश्वर परिवर्तन अमृत।
रुद्र हल्के से मुस्कुराया। रूपांतरित देव क्षेत्र के किसी भी विशेषज्ञ के लिए यह अमृत अत्यंत उपयोगी होगा क्योंकि इससे उनके लिए दिव्य शक्ति संचित करना आसान हो जाएगा। हालांकि रुद्र का पुनर्जन्म हो चुका था। वह पहले से ही एक अराजक दिव्य दानव के स्तर पर था। उसे बस दिव्य शक्ति जमा करनी थी। देव परिवर्तन अमृत उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं था। आखिरकार वह एक संपूर्ण अराजक जीवन रूप था। अपनी साधना के प्रत्येक चरण के लिए उसे स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक प्रभाव की जितनी मात्रा की आवश्यकता थी वह बहुत अधिक थी। इसके अलावा जिस गति से उसने स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक प्रभाव को अवशोषित किया वह पागलपन की हद तक तेज थी। वह एक दिन में 3 देव परिवर्तन अमृत के भीतर बराबर मात्रा में दिव्य शक्ति को अवशोषित कर सकता था। यह अमृत उसके लिए लगभग बेकार था। जब तक आपके पास मुझसे पूछने के लिए कुछ न हो तब तक आप इतने अच्छे नहीं होंगे, तो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए क्या करूं? रुद्र ने लिन यान को देखा और कहा, हाँ, तुमने मेरी योजना को समझ लिया। लिन यान ने एक अजीब सी मुस्कान दी। उसने छोटी लड़की को अपने पास खींचा और कहा, रुद्र, यह मेरी चचेरी बहन है। वह लगभग तुम्हारी ही उम्र की है और तलवार चलाने की कला सीखती है। वह तलवार चलाने के अपने एक कौशल में कठिनाई का सामना कर रही है, इसलिए आप चाहते हैं कि मैं उसका मार्गदर्शन करूं? रुद्र ने देखा और आह भरी। हाँ, लिन यान ने अपना सिर हिलाया और फिर लिन किंग से कहा, चचेरे भाई, रुद्र को अपनी समस्याओं के बारे में बताओ। वह निश्चित रूप से उन्हें तुम्हारे लिए हल कर सकता है। लिन किंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने कुछ नहीं कहा और रुद्र को संदेह से देखा। रुद्र भी लगभग उसी उम्र का था। कोई उसे ये संदेह करने के लिए कैसे दोषी ठहरा सकता था कि रुद्र में उसकी तलवारबाजी कौशल में मार्गदर्शन करने की क्षमता है या नहीं? इसके अलावा लिन हवेली के भीतर शुद्ध सूर्य क्षेत्र और अराजक क्षेत्र के विशेषज्ञ भी उसकी समस्या का समाधान नहीं कर सके। रुद्र ने देखा कि लिन किंग उसकी क्षमता पर सवाल उठा रही थी। रुद्र ने कोई आपत्ति नहीं जताई और कहा, उसे किस तलवार कौशल में समस्या है? धुंधली तलवार सिद्धांत, लिन यान ने कहा। क्या आपके पास धुंधली तलवार सिद्धांत की एक प्रति है? रुद्र ने पूछा। हाँ, लिन यान ने एक ज़ेड बांस की पट्टी निकाली। रुद्र ने ज़ेड बांस की पट्टी ली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। लिन यान और लिन किंग एक तरफ खड़े होकर इंतजार करने लगे। भाई यान, ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में आपने बात की थी, जो मेरी तलवार कौशल में आने वाली समस्या को हल कर सकता है? लिन किंग ने धीरे से पूछा। हाँ, ये वही है। उसे कम मत आंको। भले ही वह युवा है, लेकिन तलवार सिद्धांत की उसकी समझ अविश्वसनीय है। अगर लिन मैंशन में कोई भी इस समस्या को हल कर सकता है तो वह वही होगा। लिन यान मुस्कुराया। सच में? लिन किंग को अभी भी संदेह था। लिन यान मुस्कुराया और खुद को समझाना जारी नहीं रखा। लिन मैंशन के लोग जानते थे कि रुद्र कौन था, लेकिन केवल लिन टिफेंग, लिन यी और लिन यान ही जानते थे कि वह क्या करने में सक्षम था। लिन यान जानता था कि अंजू प्रांत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो तलवार सिद्धांत की समझ में रुद्र के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। लिन हवेली का कोई व्यक्ति तो और भी कम। यदि रुद्र भी लिन किंग की समस्या को हल नहीं कर सका तो लिन हवेली में ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जो इसे हल कर सके। आधे घंटे के बाद रुद्र ने अंततः ज़ेड बांस की पट्टी नीचे रख दी। रुद्र ने कहा, मुझे अपनी तलवारबाजी का हुनर दिखाओ। जाओ किंग, लिन यान ने कहा। भले ही लिन किंग को रुद्र पर संदेह था, फिर भी उसने लिन यान की बात सुनी और धुंधली तलवार सिद्धांत का अभ्यास करना शुरू कर दिया। रुद्र मुस्कुराया जब उसने लिन किंग द्वारा प्रदर्शित तलवार कौशल की प्रत्येक शैली को देखा। कुछ ही देर में लिन किंग ने अभ्यास पूरा कर लिया। वह पहले से कहीं ज्यादा पीली दिखाई देने लगी और उसे हल्की खांसी भी आने लगी। रुद्र, क्या आप जानते हैं कि क्या गड़बड़ है? लिन यान ने पूछा। हाँ, ये सरल है। वह तलवार चलाने का हुनर सीखने के लायक नहीं है, रुद्र ने कहा। चाचा लिन यी ने मुझे पहले भी ये बताया था। लगता है मुझे ये तलवारबाजी छोड़नी होगी और कोई और तलवारबाजी सीखनी होगी। लिन किंग ने रुद्र को देखा और अपना सिर हिलाया। ये स्पष्ट था कि वह कांप रही थी। वह 2 साल से धुंधली तलवार के सिद्धांत का अभ्यास कर रही थी और आज जहां वह है, वहां पहुंचने के लिए उसने कड़ी मेहनत की थी। बेशक जब उसे इसे छोड़ना पड़ा तो वह बहुत प्रभावित हुई होगी। रुद्र फिर मुस्कुराया। वास्तव में इस तलवार कौशल को न छोड़ने का एक तरीका है। लिन किंग ने आश्चर्यचकित होकर रुद्र की ओर देखा। रुद्र,
हमें दुविधा में रखना बंद करो। समाधान क्या है? लिन यान ने पूछा। धुंधली तलवार का सिद्धांत उसके लिए उपयुक्त नहीं है। इसका कारण यह है कि इस तलवार कौशल में 3 शैलियां बहुत ज्यादा दबंग और घातक हैं, जो हिंसक आभा की लहरें पैदा करती हैं। आपकी चचेरी बहन एक नाजुक युवा लड़की है। उसे अभी बाहरी दुनिया में खुद को मजबूत और निखारना है। जब वह बड़ी हो जाएगी और बाहर निकलेगी, तो वह हिंसक आभा को नियंत्रित करने में सक्षम होगी। जब वह एक अधिक दृढ़ महिला बन जाएगी, तब वह बिना किसी नतीजे के इस तलवार कौशल का उपयोग करने में सक्षम होगी। बेशक, अब वह ऐसा नहीं कर सकती। उसे बस तलवारबाजी की उन 3 शैलियों का अभ्यास बंद करना होगा, फिर वह ठीक हो जाएगी। यही है। लिन यान को रुद्र का स्पष्टीकरण समझ में आ गया। लिन किंग को अभी भी रुद्र पर संदेह था। रुद्र, कौन सी 3 शैलियां हिंसक आभा रखती हैं? लिन यान ने फिर पूछा। चौथी, 9वीं और 13वीं शैली, रुद्र ने कहा। किंग, रुद्र ने जो कहा है उसका पालन करो। धुंधली तलवार सिद्धांत का अभ्यास करो, लेकिन उन 3 शैलियों को छोड़ दो, लिन यान ने कहा। लिन किंग ने अपने चचेरे भाई के निर्देशों का पालन किया, लेकिन इस बार उन्होंने रुद्र द्वारा बताई गई 3 शैलियों को छोड़ दिया। जल्द ही उसने अभ्यास समाप्त कर लिया और स्तब्ध होकर वहीं खड़ी रही। उसे एहसास हुआ कि उन 3 शैलियों को छोड़ने के बाद उसे कोई दुख नहीं हुआ। क्या मेरी समस्याएं वास्तव में उन 3 शैलियों के कारण थीं? लिन किंग ने रुद्र को घूरते हुए पूछा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समस्या हल हो गई है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रुद्र। लिन यान बहुत खुश हुआ। धन्यवाद बड़े भाई। लिन किंग ने भी रुद्र को धन्यवाद दिया, लेकिन उसने अपनी बात पूरी नहीं की। वह रुद्र को अपना बड़ा भाई कहना चाहती थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि रुद्र उससे छोटा है। कोई बात नहीं, बस उसे बड़ा भाई कहो। अगर उसे कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं भी उसे बड़ा भाई कहूँगा। लिन यान हंसा। रुद्र मुस्कुराया और उन दोनों की ओर हाथ हिलाया। वे दोनों चले गए। रुद्र ने तुरंत ही अपने हाथ में पकड़ी तलवार की कला का अध्ययन करना शुरू कर दिया। इस घटना की खबर जल्द ही लिन हवेली के उच्च अधिकारियों तक फैल गई। तलवार सिद्धांत के विशेषज्ञ दंग रह गए। उनमें से बहुतों को लिन किंग की समस्या के बारे में पता था, लेकिन उनमें से किसी के पास इसे हल करने का कोई तरीका नहीं था। वे बस इतना ही कर सकते थे कि उसे कोई और तलवार कौशल अपनाने के लिए कहें। हालांकि एक 12 साल के बच्चे ने इसे हल कर लिया था। जब उन्होंने आसपास पूछताछ की तो उन्हें और भी अधिक आश्चर्य हुआ जब उन्हें पता चला कि वह 12 वर्षीय बालक प्रसिद्ध रुद्र था। इनमें से कई विशेषज्ञ द्वंद्व युद्ध के लिए रुद्र को ढूंढने गए थे। परिणाम और भी अधिक चौंकाने वाले थे। यद्यपि रुद्र युवा था, फिर भी तलवार सिद्धांत के बारे में उसकी समझ उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। ली को तलवार सिद्धांत की सबसे गहरी समझ थी, और वह रुद्र के स्तर के आसपास भी नहीं था। तलवार सिद्धांत का अभ्यास करने वाले इन विशेषज्ञों को जब पता चला कि रुद्र कितना अविश्वसनीय था, तो उनमें से कई ने अपना अभिमान त्याग दिया और रुद्र से मार्गदर्शन मांगा। रुद्र ने उन्हें अस्वीकार नहीं किया। वह लिन मैंशन में मेहमान था। लिन मैंशन ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और उसे अपनी लाइब्रेरी में मौजूद किसी भी गुप्त कौशल या मार्शल आर्ट कौशल को ब्राउज करने की अनुमति दी। ये कौशल रुद्र के लिए बहुत फायदेमंद थे। रुद्र द्वारा तलवार सिद्धांत में इन विशेषज्ञों का मार्गदर्शन करना लिन परिवार को ऋण चुकाने का उनका तरीका था। अध्याय 20। पलक झपकते ही समय बीत गया। रुद्र 3 महीने से लिन मैंशन में रह रहा था। जिस घर में रुद्र रह रहा था, जैसे ही लिन यान बगीचे में प्रवेश करने वाला था, 2 लोग अंदर से बाहर आए। वे अराजक क्षेत्र के 2 विशेषज्ञ थे। वे चलते हुए बातें कर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिन मैंशन में कोई ऐसा विशेषज्ञ हो सकता है जिसे तलवार सिद्धांत की इतनी अविश्वसनीय समझ होगी। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि वह 12 साल का एक बच्चा है। छोटा दोस्त वुशुंग वाकई अविश्वसनीय है। तलवार सिद्धांत में उसकी प्रतिभा बेजोड़ है। ताओवादी पुजारी जुवान शेन अद्भुत है। प्रतिभा के इस स्तर के साथ उसे एक मुख्य शिष्य के संसाधनों की 10 गुना राशि दी जानी चाहिए। वे दोनों सहजता से बातें कर रहे थे। लिन यान स्पष्ट रूप से सुन सकता था कि वे क्या कह रहे थे। तुम दोनों, लिन यान मुस्कुराया। राजकुमार यान। अराजक क्षेत्र के 2 विशेषज्ञों ने देखा और अभिवादन किया। क्या आप दोनों ने तलवार सिद्धांत में रुद्र का मार्गदर्शन लिया था? लिन यान ने पूछा। एक विशेषज्ञ ने कहा, हाँ, हम दोनों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। हाँ,
बहुत कुछ। दूसरे आदमी ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। रुद्र यहाँ लिन मैंशन में मेहमान हैं। उन्हें भी अपनी साधना पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप कभी कभार आकर उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन कृपया लगातार आकर उन्हें परेशान न करें, लिन यान ने कहा। बिल्कुल, हम पहले ही एक सत्र से बहुत लाभ उठा चुके हैं। हम लालची कैसे हो सकते हैं और अधिक की चाह कैसे कर सकते हैं? अराजक क्षेत्र के दो विशेषज्ञों ने कहा। ये सही है, आगे बढ़ो। लिन यान ने अपने हाथ हिलाए और अराजक क्षेत्र के दो विशेषज्ञ वहां से चले गए। लिन यान ने फिर उस बगीचे में प्रवेश किया जिसमें रुद्र रहता था। बगीचे में पहुंचने पर उसने लिन यी को देखा। रुद्र बगीचे के बीच में आंखें बंद करके खड़ा था। उसके हाथ में एक साधारण तलवार थी। चाचा लिन यी, रुद्र क्या कर रहे हैं? लिन यी ने धीरे से पूछा। ऐसा लगता है कि वह तलवार से अभ्यास करने जा रहा है। अभ्यास? लिन यान ने अपनी भौहें उठाईं। उसे एहसास हुआ कि भले ही रुद्र 3 महीने से वहां था, लेकिन उसने सिर्फ तलवारबाजी सीखी थी। उसने कभी अभ्यास ही नहीं किया था। ये पहली बार था जब लिन यान ने रुद्र को अभ्यास के लिए तलवार का इस्तेमाल करते देखा था। लिन यान चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया क्योंकि वह रुद्र को परेशान नहीं करना चाहता था। वसंत आने वाला था और यह इस शीत ऋतु की आखिरी बर्फबारी थी। बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे जमीन पर गिरते हुए पूरे आसमान में फैल गए। पूरे बगीचे का फर्श पहले से ही बर्फ से ढका हुआ था। रुद्र एक हाथ से तलवार थामे बगीचे के बीच में खड़ा था। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में हत्या का इरादा साफ देखा जा सकता था। उसके हाथ में तलवार हिल रही थी। उसने तलवार को प्रकाश की किरण की तरह बाहर फेंका। यह एक सामान्य झटका लग रहा था, हालांकि आसपास की जगह में लहरें देखी जा सकती थीं। ऐसा लग रहा था मानो अंतरिक्ष तलवार के प्रभाव से इतना प्रभावित हो गया हो कि वह झुक गया हो। वास्तव में यह अंतरिक्ष नहीं था जो झुका था, ये स्पेस टाइम था। इससे पहले कि वार जमीन पर पड़ता, रुद्र ने अपनी तलवार को क्षैतिज दिशा में घुमाया। ये क्षैतिज स्विंग वह तलवार कौशल था जिसे रुद्र आजमाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों के कोने में तलवार की रोशनी दिखाई दे रही थी। ये सुंदर और आश्चर्यजनक थी। लोग उसमें खो सकते थे। यद्यपि तलवार की रोशनी बहुत छोटी लग रही थी, फिर भी उसने पूरे बगीचे को भर दिया, जिसमें रुद्र के ठीक सामने का स्थान भी शामिल था। जैसे ही तलवार की रोशनी मंद हुई, बगीचे में शांति लौट आई। रुद्र ने अपनी तलवार म्यान में रख ली। क्या वह कौन सी तलवारबाजी थी? मैं पूरी तरह से भ्रमित हूँ। लिन यान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह रुद्र द्वारा अभी अभी किए गए तलवारबाजी के कौशल का सार नहीं समझ पाया। हालांकि वह महसूस कर सकता था कि यह कदम कितना भयावह था। अंकल लिन यी, क्या आप समझते हैं कि अभी क्या हुआ? लिन यान ने लिन यी की ओर देखा और पूछा। लिन यी ने कहा, मैं इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए, लेकिन मुझे कुछ एहसास हुआ। तुम्हें क्या एहसास हुआ? लिन यान ने पूछा। क्या आपको एहसास नहीं हुआ कि हमारे प्रिय मित्र वुशुंग के चारों ओर बर्फ के टुकड़ों की मात्रा अधिक घनी हो गई है? लिन यी ने कहा। ओह हाँ, ये सच है। क्या हुआ? लिन यी ने उत्सुकता से पूछा। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वुशुंग ने आसमान से गिरने वाले सभी बर्फ के टुकड़ों को आधा काट दिया। इससे यह भ्रम पैदा हुआ कि जमीन पर बर्फ के टुकड़े घने हो गए हैं। तलवार की रोशनी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और बर्फ का टुकड़ा बेहद कमजोर है। यह आसानी से पिघल जाएगा। हालांकि वह सभी बर्फ के टुकड़ों को पिघलाए बिना आधा काटने में कामयाब रहा। तलवार के सार और उस तलवार कौशल की शक्ति पर उसका नियंत्रण कितना अविश्वसनीय है। वह इतना अविश्वसनीय है। लिन यान ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह तलवार का झटका, वह झटका। लिन यी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वह दृश्य जहां बर्फ के टुकड़ों को आधे में काटा गया था, उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। चाचा लिन यी, आपको क्या हुआ? लिन यान ने पूछा। रुद्र ने चलते हुए कहा, उसे परेशान मत करो। ऐसा लगता है कि वह कुछ नया सीखने और समझने में कामयाब हो गया है। कुछ नया सीखो। लिन यान ने अपना सिर हिलाया और चुपचाप वहीं खड़ा होकर अपने चाचा का इंतजार करने लगा। कुछ मिनट बाद लिन यी ने अपनी आंखें खोलीं। वह बेहद खुश लग रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और मुड़कर जाने से पहले रुद्र को प्रणाम किया। ये देखकर रुद्र मुस्कुराया और कहा, ऐसा लगता है कि लिन परिवार को आखिरकार एक विशेषज्ञ मिलने वाला है जो तलवार सिद्धांत क्षेत्र के मानदंडों को पूरा करता है।
लिन यान को यह भी एहसास हुआ कि लिन यी को तलवार सिद्धांत की समझ में एक सफलता मिलने वाली थी। यही कारण था कि लिन यी बिना कुछ कहे चला गया था। वह प्रशिक्षण के लिए एकांत में जा रहा था। रुद्र, आपने अभी जो तलवार कौशल दिखाया है वह क्या है? यह मुझे विदेशी लगता है, लिन यान ने कहा। उस तलवार कौशल को स्नो क्लीव कहा जाता है। मैंने तलवार सिद्धांत स्नो कंजेलेशन को पूरी तरह से समझने और उसमें महारत हासिल करने के बाद इस शैली को बनाया, रुद्र ने कहा। वह 3 महीने से तलवार सिद्धांत स्नो कंजेलेशन का अध्ययन कर रहा था। वह इस तलवार कौशल में पूरी तरह से निपुणता हासिल करने में कामयाब हो गया था। उन्होंने तलवार सिद्धांत स्नो कंजेलेशन से सार इकट्ठा करने और इसे स्पेसटाइम की शक्ति के साथ संयोजित करने के बाद स्नोक्लीव का निर्माण किया था। मैंने पुनर्जन्म तलवार सिद्धांत के लिए भी यही करने के बाद अंततः स्पेसटाइम तलवार सिद्धांत में अपनी खुद की शैली बनाई। रुद्र मुस्कुराया। स्पेसटाइम रूल्स ऑफ ऑर्डर और पुनर्जन्म रूल्स ऑफ ऑर्डर के बारे में उनकी समझ बहुत गहरी थी। पुनर्जन्म के नियमों की उन्हें बेहतर समझ थी, क्योंकि छोटे पुनर्जन्म ने उन्हें पुनर्जन्म तलवार सिद्धांत में एक शैली बनाने की अनुमति दी। संसार, रुद्र कभी भी स्पेसटाइम रूल्स ऑफ ऑर्डर और तलवार सिद्धांत की अपनी समझ को पूरी तरह से संयोजित करने में सक्षम नहीं था ताकि एक नया तलवार कौशल बनाया जा सके। आज वह स्नोक्लीव बनाकर अंततः ऐसा करने में सफल हो गए।